नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में मैं दिव्या एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा क्लास बिहार स्पेशल सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास भी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए उस सेक्शन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वो अपने चैनल पर लेकर आ रही हूँ और आप ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। तो बने रहें, चैनल के साथ भी नए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत यूज़फुल ये वीडियो है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहार कुंड जलप्रपात। तो तेलहार कुंड जलप्रपात कैमूर ज़िले में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, तेलहार कुंड जलप्रपात कैमूर ज़िले में है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ हम ये समझते हैं कि जलप्रपात क्या होता है। ठीक है, तो किसी नदी या जलधारा का ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरना, इसको साधारण शब्दों में हम लोग झरना भी कह सकते हैं। झरना आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तेलहार कुंड जलप्रपात या तेलहार झरना है, ये 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, और भभुआ अधौरा मार्ग पर दुर्गावती नदी के उद्गम पर रोहतास पठार पर यह तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार के जमुई ज़िले में, जंबिका ग्राम इसका पुराना नाम है, जमुई ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। बिहार के जो खनिज उद्योग हैं इनसे संबंधित मैं मैप पर एक वीडियो बहुत जल्दी बनाकर इस चैनल पर डालने वाली हूँ, तो आप वहाँ से डिटेल उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? गोखुर झील, ध्यान देंगे यहाँ, ये एशिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, एशिया की, भारत की ही नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील हमारे बिहार में है। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील, जो कि कांवर झील, कबरताल भी इसको बोलते हैं, कबरताल झील, ये हमारे बिहार में है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ हम लोग देखते हैं कि गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील क्या है? इसको ऑक्सबो झील भी कहते हैं, ऑक्सबो झील भी इसे कहते हैं। जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो नदी के मार्ग में घुमावदार मोड़ बनने लगते हैं, जो नदी का विसर्पण कहलाता है। ठीक है, वो जो घुमावदार मोड़ होता है वो नदी का विसर्पण कहलाता है। और ये विसर्पण कभी कभी इतना चौड़ा हो जाता है कि ये झील में तब्दील हो जाता है, जो कि गाय के खुर के आकार का दिखता है। ठीक है, गाय के जो पैर में खुर होते हैं उसके आकार का दिखने लगता है, और इसीलिए ऐसे झीलों को गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार होता है। तो गोखुर झील को हम लोगों ने समझा नदी के विसर्पण से बनता है। अब कांवर झील को हम लोग देखते हैं, या कबरताल झील को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? बिहार में, ये बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में, मंझौला है एक जगह, उसके पास है। ठीक है, बेगूसराय के मंझौला में। ये 16 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में है। और अगर ये पूछता है कि कबरताल झील जो है वो किस नदी के विसर्पण से बनती है, तो वहाँ हम लोग गंडक नदी देखेंगे। ठीक है, गंडक नदी के विसर्पण से ये गोखुर झील जो है, कांवड़ झील, ये बनी है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, बिहार का पहला रामसर स्थल भी है ये कबरताल झील जो है बेगूसराय का, ये बिहार का पहला रामसर स्थल
रामसर स्थल, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो चैनल में डाल रखी है ऑलरेडी, ठीक है। रामसर स्थल क्या होते हैं, भारत विश्व सबके बारे में डाल रखी है, ठीक है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल, ठीक है, कबरताल झील है। यहाँ ये एक पक्षी अभयारण्य भी है यहाँ, जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सिल्क सिटी के रूप में बिहार के भागलपुर को जाना जाता है, ठीक है। भागलपुर जो हमारा है वो गंगा और कोसी तटों पर स्थित ज़िला है, ठीक है। तो यहाँ जो है तसर सिल्क, ठीक है, तसर सिल्क के लिए भागलपुर फेमस है। वैसे तसर सिल्क झारखंड का मेन, वहाँ पे तसर सिल्क का ही उत्पादन होता है। ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन अगर कहें तो वो कर्नाटक में होता है, रेशम उत्पादन, ठीक है। मोगा रेशम, रेशम के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे कि मोगा रेशम है, ये असम में होता है, ठीक है। और एक मेघालय और नागालैंड में एरी रेशम होता है, ठीक है। एरी रेशम कहाँ होता है, मेघालय और नागालैंड में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, तो वो है हमारा भागलपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर 51.50% है। और इसी के साथ हम लोग ये समझ लेते हैं कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है बिहार में, तो वो है 71.20%, ठीक है। ओवरऑल में जो लिटरेसी रेट बिहार की है वो 61.80% है, ठीक है। अगर इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट हम लोग देखते हैं तो वो 74.04% है। और उसमें महिला की जो लिटरेसी रेट है वो है 65.46 और वहीं पुरुष की लिटरेसी रेट 82.14% है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार का ऑक्सफोर्ड किस ज़िले को कहा जाता है, तो इसका आंसर है रोहतास ज़िले को, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही उन्नत किस्म की है, ठीक है। अकेले सहरसा की जो लिटरेसी रेट है वो है 73.37%, जो कि बिहार के सभी ज़िलों में सर्वाधिक है। यहाँ पुरुष और महिला लिटरेसी रेट भी बिहार के सभी ज़िलों में सर्वाधिक है। वहीं न्यूनतम लिटरेसी रेट की अगर हम लोग बात करें तो वो पूर्णिया ज़िले की है, पूर्णिया, ठीक है। यहाँ पे पुरुषों की लिटरेसी रेट जो है वो न्यूनतम है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के किस ज़िले में पुरुष साक्षरता दर सबसे न्यून है या निम्न है, तो हम लोग पूर्णिया आंसर को पिक करेंगे। वहीं अगर महिलाओं में पूछे कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बिहार के किस ज़िले में सबसे न्यून है, तो वो है सहरसा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मयोनी हील। ब्रह्मयोनी हील बिहार के किस ज़िले में स्थित है, तो ब्रह्मयोनी हील बिहार के गया ज़िले में स्थित है, ठीक है। बहुत ही अच्छा, यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मयोनी हील बिहार के गया ज़िले में है। हील जो होता है, ठीक है, हील्स, ठीक है, हिल स्टेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह होती है, मतलब एक ऐसा शहर या बस्ती होती है जो आसपास के मैदानी इलाकों या घाटियों से अधिक ऊंचाई पर होता है और यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है। तो गर्मियों में जनरली हम लोग कहते हैं कि चलो किसी हिल स्टेशंस पे घूमने चलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी जगहें होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं भारत में, जैसे कि शिमला है, मनाली है, मसूरी, ऊटी, दार्जिलिंग, बहुत सारे हिल्स हैं, ठीक है। उसी में जो हमारा सबसे बड़ा हिल स्टेशन भारत का है वो है शिमला, ठीक है। शिमला हिल स्टेशन भारत में सबसे बड़ा है
और जो सबसे छोटा हिल स्टेशन माथेरान है, माथेरान ये महाराष्ट्र में, ये सबसे छोटा भारत का हिल स्टेशन है। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं तो ब्रह्मयोनी हिल कहाँ है, गया में। गया में इसके साथ साथ जो हो सकता है एग्ज़ाम्स में भी पूछ दे, और कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स और भी हैं, जैसे कि है प्रेतशिला हिल्स। ठीक है, प्रेतशिला नाम ध्यान रखेंगे या आप नोट भी करते चले। ठीक है, प्रेतशिला हिल्स और प्रागबोधि हिल, प्रागबोधि हिल्स और गुरपा हिल्स। ठीक है, गुरपा हिल, ये सब गया में ही स्थित है। ठीक है, प्रेतशिला जो हिल है वहाँ पे अहिल्याबाई मंदिर है और ब्रह्मकुंड झील भी है। ठीक है, ब्रह्मकुंड झील अगर आपसे पूछे कि किस हिल पे है तो प्रेतशिला पर है, और प्रेतशिला कहाँ है, ये बिहार में है। ठीक है, और एक और फेमस है प्रेतशिला से ध्यान आया, रामशिला। ठीक है, रामशिला हिल्स भी यहाँ पे है, गया में ही है। ठीक है, अच्छा, और एक गुरपा। ठीक है, गुरपा हिल जो है यहाँ पे कहते हैं कि भगवान विष्णु के पद चिन्ह इस हिल पे माने जाते हैं। ठीक है, और इसको गुरुपद गिरी या कुक्कुटपद गिरी के नाम से भी जाना जाता है, गुरपा हिल को। ठीक है, और एक प्रागबोधि हिल जो है वो हमारा, इसको डुंगेश्वरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी अगर पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ है, तो ये भी गया में ही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस ज़िले में गंगा और सोन नदी का संगम होता है। ठीक है, गंगा और सोन नदी का संगम पटना ज़िले में होता है। ठीक है, पटना ज़िले में गंगा और सोन नदी का संगम है। सबसे पहले अगर हम लोग गंगा और सोन नदी के उद्गम पर विचार करते हैं तो गंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ से जो है ये भागीरथी ग्लेशियर का जो ये गौमुख स्थान है। ठीक है, गौमुख स्थान है, वहाँ से निकलती है और वहाँ ये भागीरथी के नाम से निकलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, देवप्रयाग में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, अलकनंदा। तो इन दोनों का जब मिलन हो जाता है तो यहाँ ये गंगा नदी कहलाती है। गंगा का उद्गम कहाँ हुआ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से, जो गौमुख स्थान है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और वहीं अगर सोन नदी के उद्गम की हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना में ये मनेर के पास। ठीक है, पटना में सोन नदी मनेर के पास आकर गंगा में विलीन हो जाती है। सोन दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है और बिहार में रोहतास ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है, मनेर में तो पटना में आकर मिलती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तो रोहतास ज़िले से इसका बिहार में एंट्री होता है। ठीक है, और मनेर में ये आकर गंगा से मिलती है। वहीं अगर गंगा के प्रवेश की बात करें तो बिहार में गंगा का प्रवेश बक्सर ज़िले में। ठीक है, बक्सर ज़िले के चौसा नामक स्थान से गंगा का प्रवेश होता है बिहार में। ठीक है, और गंगा के किनारे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गंगा के किनारे बिहार के कितने ज़िले हैं, तो 12 ज़िले जो हैं बिहार के वो गंगा के किनारे बसते हैं। कौन कौन से हैं वो, आरा है, बक्सर है, छपरा, सारण जिसको बोलते हैं, आरा भोजपुर हो गया हमारा, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। जब मैप में हम लोग देखते हैं ना एकदम बीच से, ठीक है, बीच के ज़िलों से
होकर गंगा नदी गुज़रती है। और पटना से सिर्फ पटना से जो इसकी सीमा है वो 99 किलोमीटर है गंगा की, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा गंगा नदी की पटना ज़िले से ही लगती है। नेक्स्ट हमारा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। अभी हमने पीछे इसको पढ़ा है, कांवड़ झील, ठीक है। कांवड़ताल झील भी इसको कहते हैं। और ये कहाँ है, ये बेगूसराय के मंझौला नामक जगह पर है, कांवड़ताल झील या कांवड़ झील, ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट हमारा है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, ठीक है। तो भूमि का 3/20 भाग अमानत के तौर पे रखा जाता था। कहने का मतलब था किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। और ये 3 कठिया पद्धति बिहार के पश्चिम चंपारण ज़िले में, ठीक है, बिहार के चंपारण ज़िले में ये पद्धति बहुत फेमस थी। और इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी जो द्वारा चलाया गया था 1917 में बिहार में। पहला जो गांधी जी का सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, वो इसी 3 कठिया पद्धति जो थी इसके विरोध में हुआ था। तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। 16 जनपदों का उल्लेख है, ठीक है। उसमें जो ये मगध है सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली ये जनपद था। और इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी, जो कि अभी वर्तमान में राजगीर है, ये थी, ठीक है। इसको हम लोग गिरिव्रज भी कहा जाता था। हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इन्होंने राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाया। इनके पुत्र अजातशत्रु के समय भी राजगृह ही मगध महाजनपद की राजधानी रही। लेकिन जब उदयन आए, अजातशत्रु के पुत्र उदयन, तो इन्होंने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, समझा था कि पटना जो है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक बड़े ही खास मौके पर उदयन ने स्थापित की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं महाजनपद के बारे में एक चीज़ हम लोग समझते हैं। उत्तर वैदिक युग में जनपद का विकास हुआ और ऐसे जो छोटे छोटे जनपद थे इनको मिलाकर 16 महाजनपदों की स्थापना होती है, ठीक है। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो बौद्ध साहित्य है, अंगुत्तर निकाय। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अंगुत्तर निकाय कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कि जो 16 महाजनपद हैं इनका विवरण किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है, तो वो बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। तो वो जो छोटे छोटे जनपद थे वही मिलकर 16 महाजनपद बने। और ये जो 16 महाजनपद थे वे थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, काशी बोल दिया है, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ठीक है। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे और इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध जनपद ही था, ठीक है। और उस समय मगध में पटना और गया आते थे, ठीक है। उस समय पटना और गया ये मगध के क्षेत्र हुआ करते थे। वर्तमान में जो हमारा मगध प्रमंडल है उसमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा ज़िला शामिल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, के नाम से जाना जाता है।
ये पश्चिमी चंपारण में है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व के लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 898.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका 898.4 वर्ग किलोमीटर है और ये गंडक नदी के किनारे है और नेपाल से भी सटे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में। तो 1632 में पटना में अपनी कंपनी स्थापित करने वाली कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ऑप्शंस दे देते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही जो राइट आंसर है उसको लेकर चलती हूँ कि आपके दिमाग में बस वही रहे, ऑप्शंस देख के आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में डच, ब्रिटिश, फ्रेंच कुछ भी देगा, पुर्तगाली, उसमें आप एकदम कंफर्म रहोगे। ठीक है, कि 1632 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपनी फैक्ट्री डाली थी। ठीक है, अच्छा, ये जो फैक्ट्री थी यहाँ से मुख्यतः चीनी, शोरा, सूती वस्त्र, अफीम, इन चीज़ों का व्यापार होता था। ठीक है, एक चीज़ हम लोग यहाँ अच्छा हाँ, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी ये अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। मतलब पटना कलेक्ट्रेट जो है वही जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1579-80 के लगभग में ही कंपनी अपनी स्थापित की थी, लेकिन वो बहुत जल्दी बंद हो गई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री बिहार के पटना शहर में डाली थी, लेकिन वो भी अगले ही साल बंद हो गई और उसके बाद 1651 में उसका पुनरुद्धार अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है, डेनिस की जो कंपनी थी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने 1774 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो नेपाली कोठी उसको कहा जाता था, उसके नाम से पटना में खोली थी। ठीक है, अभी वर्तमान में जो ये नेपाली कोठी है पटना सिटी में, ये जालान हाउस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक निजी संग्रहालय है। और ये जो नेपाली कोठी है ये 40 खंभों पर निर्मित किला है। ठीक है, एक किला है ये, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ हमने देखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, या बिहार का पहला रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है पटना साहिब रेलवे स्टेशन। पटना साहिब रेलवे स्टेशन की स्थापना 1861 में की गई थी और उस समय इसको बेगमपुर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था पहले? बेगमपुर स्टेशन के नाम से पटना साहिब रेलवे स्टेशन को जाना जाता था। 1976 में इसका नाम बदलकर पटना साहिब रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एक क्वेश्चन जो रेलवे स्टेशन से ही बीपीएससी में पूछा गया है उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। भागलपुर से मिर्ज़ा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? भागलपुर से मिर्ज़ा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है वो अंतिम रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनाज आधारित उद्योग, जो अनाज आधारित उद्योग हैं, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है और कृषि पर निर्भर है। और कृषि आधारित जो उद्योग हैं, ठीक है, उनमें भी अनाज आधारित उद्योगों का प्रभुत्व है और इसमें भी चावल और चीनी, इसकी मिलें जो हैं वो बिहार में अधिक हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस ज़िले में किया जाएगा? सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में किया जाएगा और ये 291 मीटर की होगी। ठीक है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीतामढ़ी ज़िले के पुनौरा नामक स्थान पर ही, ठीक है, पुनौरा एक स्थान है, वहीं पे राजा जनक को खेत जोतते समय माता सीता प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए वहीं पर ये मूर्ति बनाई जाएगी। और एक जानकी मंदिर और सीता कुंड जो है वो भी सीतामढ़ी का बहुत फेमस है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? ठीक है, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी वर्तमान में विनोद सिंह गुंजियाल हैं। ठीक है, ये करंट का बिल्कुल आपका क्वेश्चन हो सकता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको ज़रूर रखेंगे, विनोद सिंह गुंजियाल। ठीक है, ये बिहार के अभी अप्रैल में ही इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, तो ये मुख्य चुनाव अधिकारी हैं बिहार के। ठीक है, इनके पहले HR श्रीनिवास थे। ठीक है, कौन थे? HR श्रीनिवास। ये रिटायर हो गए हैं अपने पद से, मतलब इस पोस्ट से रिटायर हो गए हैं, तो अब विनोद सिंह गुंजियाल हैं। ठीक है, बिहार चुनाव आयोग जो है, बिहार चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। ध्यान रखेंगे, बिहार चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1966 में। अभी विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और इन्हीं की देखरेख में 2025 के अंत में जो बिहार इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा के, वो इन्हीं के देखरेख में होंगे। इनके पहले HR श्रीनिवास थे, HR श्रीनिवास का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। तो ये हमारे जो आज के क्लास का डिटेल हम लोगों ने देखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आती हूँ और उससे रिलेटेड भी मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी आपके साथ में यहाँ डिस्कस करती हूँ कि अगर उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल उसको कर पाएँ, छोड़ के ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस के लिए, और सबसे अनुरोध रहेगा कि लाइक कमेंट ज़रूर करें और जिन्हें भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।